प्रीलिम्स परीक्षा के प्रीलिम्स परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले मार्केट में बहुत सारे करंट अफेयर्स के मटेरियल आते हैं। उनको ला करके आप उनका अध्ययन करते हैं और अपने समय और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सामान्य अध्ययन के मुख्य खंडों पर लगाने के बजाय करंट अफेयर्स पर लगाते हैं, जिसके कारण कई बार प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत आती है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स को बहुत पहले से आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए और उस समय आपको मुख्य खंडों पर सामान्य अध्ययन की फोकस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 1.0 चैनल पर मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 11 से 13 फरवरी के बीच का करंट अफेयर्स देखेंगे। अब ये क्लास नियमित रूप से रहेगी। व्यस्तता के चलते मैं बीच में क्लासेज ले नहीं पाया था। ये मेरे वही नोट्स हैं जिसके माध्यम से मुझे प्रीलिम्स में कभी 105 प्रश्न, कभी 110 प्रश्न नेट मेरे ठीक होते रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, ये 11 से 13 फरवरी के बीच का करंट अफेयर्स है। पहला है, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अभी अधिसूचित किया गया है। ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई द्वारा निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने और न्यायालय के आदेश के बाद 3 घंटे के भीतर इसको हटाना पड़ेगा। आपको पता होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार आपत्तिजनक तस्वीरें, आपत्तिजनक सामग्री अपलोड कर दी जाती है। इससे किसी व्यक्ति, किसी संस्था के मानवाधिकार और उसकी गरिमा का उल्लंघन होता है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का अपने आप में एक उल्लंघन है, वायलेशन है। तो ये एक अच्छी बात है, इसको हम मुख्य परीक्षा में अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। लोकसभा के बारे में अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले तो हम आर्टिकल देख लेते हैं, सीधे आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन से संबद्ध ये प्रावधान दिए गए हैं, आप ये देख लीजिए। आर्टिकल 94 में दिया गया है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का स्पीकर और वाइस स्पीकर का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 में अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि आर्टिकल 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब उनका पीठासीन न होना, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। कुछ और तथ्य हम देखेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है, लोकसभा अध्यक्ष, ये प्रश्न आईएएस के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद अवधारित करता है। जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। एग्जैक्ट ये जो लाइन दी हुई है, यही प्रीलिम्स में पूछी गई थी, ये लाइन। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रिटेन की संसदीय परंपरा में ये ये एक अत्यंत ही स्वस्थ परंपरा रही है कि वहां स्पीकर जब अपॉइंट होता है, तो वो जिस भी राजनीतिक दल के माध्यम से वो वहां की पार्लियामेंट का मेंबर चुना जाता है, उससे वो इस्तीफा देता है, रिजाइन करता है। हालांकि ऐसी स्वस्थ परंपरा अपने देश में नहीं है, अपने कंट्री में नहीं है ऐसी परंपरा। तो इसलिए स्पीकर की निष्पक्षता को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। आप लोग आर्टिकल में तमाम पेपर में तमाम आर्टिकल आप लोग पढ़ते होंगे।
एक मिनट दोस्तों। हाँ, इसके पहले उसका पद तब भी समाप्त हो सकता है जब लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटा दें। ये हटाने के लिए जो ये संकल्प लाया जाता है, इस प्रक्रिया पर विचार या चर्चा हेतु कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की इसमें जरूरत पड़ती है। अभी आपने देखा भी होगा, कई पार्टियों के जो सांसद हैं, उनके हस्ताक्षर के माध्यम से ये लाया गया है। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। तो ये पदत्याग की पहली स्थिति है। अगर उसके पास अगर उसके खिलाफ विशेष बहुमत से पारित संकल्प लाया जाता है और वो पास हो जाता है, ये समस्त सदस्य विशेष बहुमत, ये विशेष बहुमत क्या होता है? मतलब ये, एक मिनट। हाँ, इसमें ये होता है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसको कहा जाता है विशेष बहुमत। आपको ज्ञात होगा कि संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक संसद के साधारण बहुमत द्वारा, एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य प्लस 1 की स्वीकृति द्वारा। एक ये है। पद त्याग की अन्य 2 स्थितियां क्या क्या हैं? यदि वह सदन का सदस्य न रहे, ठीक है। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे, ये भी पूछा गया है प्री में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्पीकर होता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर वो उपाध्यक्ष को सौंपता है, न कि राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ये आप ध्यान रखिएगा। यदि अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। मतलब वो अध्यक्षता नहीं करेगा लोकसभा की। अगर उसको हटाने का जो ये संकल्प मैंने आपको ऊपर बताया, अगर ये प्रस्तावित है, अगर ये विचाराधीन है, तो वो पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है। ऐसी स्थिति में मत देने का भी अधिकार होगा, किंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। आपको पता है स्पीकर के रूप में वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है जब किसी प्रस्ताव पर मतों की स्थिति बराबर हो जाती है पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो वो एक वोट डाल करके उस प्रस्ताव के समर्थन में अपने मत को प्रस्तुत करता है। इसको कहा जाता है निर्णायक मत। निर्णायक मत का प्रयोग करता है सामान्य स्थिति में तो नहीं, परंतु बराबरी की स्थिति में मत देना, ये भी है एक। मतलब निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है। अब देखिए, ये कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये कई कई बार पूछा गया है। जो 10th शेड्यूल है उसके तहत जो दल बदल उपबंध है, उसके आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की
निरर्हता के प्रश्न का निपटारा यही करता है। ठीक है। और बाकी बाकी का निपटारा कौन करता है? बाकी का निपटारा करता है प्रेसिडेंट, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर वो कार्य करता है। ठीक है। और इसका निपटारा 10th शेड्यूल के आधार पे, अगर किसी पार्लियामेंट मेंबर ने अगर दल बदल कर लिया है तो इस प्रश्न का निपटारा करेगा लोकसभा स्पीकर। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी पूछा गया है। 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधे ये डेट पूछी जा सकती है। यूपीपीसीएस में फैक्ट आते रहते हैं। और क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यही करता है। इस बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि संसद के संयुक्त बैठक को आहूत यानी बुलाता कौन है? तो ये प्रेसिडेंट बुलाता है। और इसको प्रिसाइड कौन करता है? तो इसको प्रिसाइड करता है स्पीकर। ठीक है। अब आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि अगर स्पीकर अनुपस्थित है, ये जो ज्वाइंट सिटिंग है, अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये आप कमेंट करके बताइएगा नीचे। अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। ये भी पूछा गया है कई बार। धन विधेयक है कि नहीं है कोई विधेयक, इसका अंतिम रूप से निर्णय करता है स्पीकर। इसको ध्यान रखिएगा। ये आईएएस में भी पूछा गया है, पीसीएस की कई परीक्षाओं में ये लगातार पूछा गया है। ठीक है। अब आप ये भी देख लीजिए, भारत के पहले स्पीकर कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किस पार्टी से थे। ठीक है। चलिए, जब से यूएसए अमेरिका में ट्रेड डील हुई है, तब से लगातार भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने रसिया से जो हम क्रूड ऑयल खरीदते थे इतना बड़ा उसका हिस्सा, तो अभी उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो स्थिति क्या है अभी की? फरवरी 2026 के अनुसार, ये आंकड़ा आप लगातार अपडेट कर लीजिएगा। विशेष करके प्री परीक्षा के पहले आप इस आंकड़े को अपडेट कर लीजिएगा। फरवरी 2026 की स्थिति में आपको बताए देता हूं। 3 सर्वोच्च कच्चा तेल आयातक देश हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। पहले नंबर पे अभी रसिया चल रहा है, दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है और चौथे नंबर पर यूएई है। ठीक है। ये बढ़ते से घटता क्रम है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि शीर्ष पेट्रोलियम रिजर्व किन देशों के पास है। आप लोग वेनेजुएला के संकट के बारे में अभी पढ़े होंगे। तो सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है पूरी दुनिया में, वो है वेनेजुएला के पास। अभी यूएसए ने जो वेनेजुएला के मादुरो को जो गिरफ्तार किया है, उसमें ऊर्जा कूटनीति उसके केंद्र में है, क्योंकि यूएसए ये कतई नहीं चाहता कि वेनेजुएला में रसियन या चाइनीज कंपनियों का दखल बढ़े और कल को अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए दिक्कत आए। वैसे भी वो लैटिन अमेरिका के देशों को अपना बैकयार्ड बोलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ मेरी दादागिरी चलेगी, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है। तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा रिजर्व है, दूसरे नंबर पे आपका सऊदी अरब आता है और थर्ड नंबर पे आपका ईरान आता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यूएसए इंडिया की अभी ट्रेड डील हुई है, इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर पारस्परिक शुल्क शुल्क यानी रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, इसको 25% से घटा करके 18% कर दिया गया है। इस डेटा को आपको याद रखना है, ये डेटा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और क्या किया गया? 25% जो ये दंडात्मक जो टैरिफ लगाया गया था, यानी प्यूनिटिव टैरिफ जो लगाया गया था भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के चलते,
अगस्त 2025 में इसको यूएसए ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। भारत से यूएसए में जो भी माल निर्यात होता था, उस पे इस तरीके से जो पूरा टैरिफ है वो बढ़ गया था 50% तक। तो इसको खत्म कर दिया गया, इसको 25% से घटा करके 18% पर लाया गया। यानी इस समय जो टैरिफ है वो है 18%। इस फिगर को आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अभी यूएसए गवर्नमेंट की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत की ओर से अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ कर दिया गया है। यानी हम यूएसए से जो सामान आयात करेंगे उस पर हम जीरो टैरिफ लगाएंगे। ठीक है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ये भी आया हुआ है प्रीलिम्स परीक्षा में यूपीपीसीएस के। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तो ये अभी यूएसए है 2024-25 में। 2025-26 का भी अपडेटेड अभी आंकड़ा नहीं आया है, जब आएगा तो हम इसको कवर करेंगे। वैसे इस समय चाइना होगा, लेकिन 2024-25 में अगर पूछा जाए तो ये यूएसए था। और 2025-26 में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा कि किस किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, तब जाकर के इसका आंसर आप लोग करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक बढ़ा करके 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक करने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है। मिशन 500 पहल के तहत अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट 2025 के अंतर्गत ये मिशन 500 पहल क्या है, यही पूछा जा सकता है आईएएस प्री एग्जाम में। तो यही पूछा जा सकता है कि मिशन 500 पहल जो आजकल समाचार में चर्चा में है वो है क्या वास्तव में। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि व्यापार समझौते की घोषणा कब हुई थी। तो ये 2 फरवरी 2026 को मोदी और ट्रंप के द्वारा की गई थी। अभी इस पर अंतिम रूप से जब सिग्नेचर होगा तो वो भी डेट महत्वपूर्ण रहेगी, उसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी अंतिम रूप से इस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो जब होगा तो हम उसको कवर करेंगे। भारत का ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबद्ध एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ये आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। सड़क में घायल और दुर्घटना पीड़ितों की उपचार सहायता के लिए इसको स्थापित किया गया है। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि सड़क दुर्घटना में भारत दुनिया के किस नंबर के देश में आता है, किस नंबर का कंट्री है इंडिया, ये आप बताइएगा कमेंट करके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 फरवरी 2026 को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया। ये डेट आप याद रखिएगा, 11 फरवरी 2026 को ये पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको पेश किया है। ये टोटल बजट कितने का है, 9,12,696 करोड़ रुपए का ये टोटल बजट है। ये फिगर कई बार पूछा गया है, तो आपको एग्जैक्ट इसको ऐसे ही बिल्कुल रट लेना चाहिए, इसका कोई विकल्प और नहीं है। ये कई बार पूछा गया है। ये वही नोट्स हैं जिसके माध्यम से मुझे प्रीलिम्स में 110 प्रश्न तक नेट सही हुए हैं मेरे। तो आप इसको देखें तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को श्रीलंका से वापस भारत लाया गया है। गुजरात के अरावली जिले में सामलाजी के पास स्थित देवनी मोरी नामक पुरा स्थल से ये प्राप्त है। ये 3rd-4th सेंचुरी एई का है। इसका मतलब है ये 3री और 4थी शताब्दी ईसवी का है। ये एक मंजूसा के अंदर इसमें क्या है, पवित्र राख है, तांबे का डिब्बा है, मनके और सोने चांदी की परत चढ़ी वस्तुएं हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये किस राज्य से संबंधित है।
सिर्फ आप इतना देख लीजिए, यूपीपीसीएस की अगर आपकी तैयारी है और आईएएस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप पूरा इसको देख लीजिए। इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन डीसी में ट्रंप से मुलाकात होगी ईरान के बैलिस्टिक कार्यक्रम को लेकर के। ईरान का बैलिस्टिक कार्यक्रम अक्सर चर्चा में रहता है। भारत पर भी लगातार यूएसए गवर्नमेंट ये दबाव डालती है कि आप ईरान से किसी तरीके का ट्रेड न करें, उनसे आप ऑयल न खरीदें। इस तरीके का दबाव इंडिया पे लगातार पड़ता रहता है। जब हम भारत ईरान संबंध को डिस्कस करेंगे तब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ये देखते हैं, औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वारा जिन जिन संहिता और जिन एक्ट को प्रतिस्थापित किया जाएगा वो है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं वायु शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है, अभ्यास आते रहते हैं। यूपीपीसीएस की परीक्षा में अभ्यास आते रहते हैं, अन्य विविध परीक्षाओं में भी अभ्यास पूछे जाते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पोखरण राजस्थान में हुआ है, 1953 से ये हो रहा है। इसमें सामरिक कौशल का प्रदर्शन, मानवीय सहायता व आपदा प्रबंधन से ये संबद्ध है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया है 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। इसका कार्य है उत्पादकता, नवाचार इत्यादि को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्वायत्त त्रिपक्षीय गैर लाभकारी ये संगठन है। विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर, एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना, ये इसकी थीम है, आप देख सकते हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये कई बार भारत सरकार के विविध प्रतिनिधियों की ओर से ये बताया जाता है। तो ये कभी भी आ सकता है कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया है, ऊपर की जो 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं? तो पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, थर्ड है जर्मनी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आजकल चर्चा में बना हुआ है, 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। कुडनकुलम भारत की विकास गाथा का ये एक बहुत ही स्याह पहलू है कि यहाँ परियोजनाएं शुरू तो हो जाती हैं धूमधाम से, लेकिन लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के चलते वो परियोजनाएं अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं और भारत लगातार अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में पिछड़ता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ स्कीम्स के बारे में देखेंगे जो आजकल चर्चा में बनी हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये क्या है? ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, 2008 में ये आरंभ हुई थी। एमएसएमई मंत्रालय के खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, हाँ, एमएसएमई मंत्रालय के खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसको संचालित किया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना ये भी चर्चा में थी। ये 18 सितंबर 2023 को आरंभ हुई थी मोदी जी द्वारा नई दिल्ली से। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखिएगा। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, यानी केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उसमें राज्य सरकार भी अपनी तरफ से फंडिंग करती है। आपने सुना होगा किसी योजना में 90:10 के अनुपात में खर्च किया जाएगा, किसी में 75:25 के अनुपात में खर्च किया जाएगा।
तो ये जो अनुपात है ये केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसको बोला जाता है। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है? पूरी तरीके से इसका जो फाइनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इसमें एक भी पैसा राज्य सरकार नहीं खर्च करती है। ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना ऐसी योजना है। पात्रता देख लीजिएगा, 18 वर्ष से अधिक के पारंपरिक शिल्पकार व कारीगर 18 चिन्हित व्यवसायों में संलग्न हो। 2023-24 से ये 2027-28 तक चलेगी। ये देख लीजिएगा। भारत बोधन एआई सम्मेलन ये नई दिल्ली में अभी आयोजित हुआ है। ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे संपन्न होंगे? तो ये मेघालय में आयोजित होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजित हुए? तो ये उत्तराखंड में हुए। उत्तराखंड पीसीएस में इसके वेन्यू के बारे में पूछा भी गया था कि किन किन जिलों में ये, किस जिले में उद्घाटन हुआ है, किस में समापन हुआ है। ये सारे फैक्ट यूकेपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए थे। पहला लाहौर में हुआ था 2024 में। तब ये भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। भारत बांग्लादेश संबंध पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है, विशेष करके जब वहां पे बांग्लादेश की अवामी लीग की शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया था, उनको सत्ता छोड़नी पड़ी थी। वहां पे 13वीं संसद के लिए चुनाव हो रहा है। अब इसके लिए हम कुछ फैक्ट यहाँ पे कवर करेंगे जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये 4096 किलोमीटर की सीमा है। एग्जैक्ट अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 4096.70 किलोमीटर ये लंबाई है। कितने राज्यों से ये सीमा साझा करता है? भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा इसमें पश्चिम बंगाल करता है, फिर त्रिपुरा करता है, फिर मेघालय करता है, मिजोरम और असम। ये आप याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है। ये तो आ ही चुका है कई बार। ये भी पूछ सकता है, एग्जैक्ट पूछ सकता है कितने राज्यों से सीमा इसकी सटती है। ये भी कई बार आया हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्रोनोलॉजी के रूप में आया हुआ है। अगस्त 1998 में ये शुरुआत हुई थी। आरबी गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर समयबद्ध और किफायती लोन की सुविधा किसानों हेतु। प्रभावी ब्याज दर अभी 4% है। 3 लाख तक का लोन इसमें वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, जो भारत में जो ग्रामीण किसान हैं वो अक्सर ऋण जाल से ग्रस्त रहते हैं। महाजनों और साहूकारों से आज भी वो कर्ज लेते हैं और लगातार अपनी जमीन और संपत्ति को गिरवी रखने के लिए बाध्य होते रहते हैं। हालिया संशोधित मसौदा नियम, इसमें हालिया कुछ संशोधन किया गया। मिट्टी की जांच, मौसम पूर्वानुमान, जैविक प्रमाणीकरण जैसे कार्यों पर होने वाले खर्च को कृषि ऋण में अब शामिल करने का प्रस्ताव है। केसीसी की वैधता अब 6 साल होगी। कमेंट करके बताइए पहले कितने साल थे इसकी वैधता। डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी हुआ है सितंबर 2025 में। जो ये सूचकांक है वो 516.76 के स्तर पे है सितंबर 2024 में, जबकि ये 465 के स्तर पे था। इसको जारी कौन करता है पूछा गया है प्रीलिम्स की परीक्षा में। इसको जारी करता है आरबीआई। 1 जनवरी 2021 में इसको पहली बार इसने जारी किया था। आधार वर्ष इसका मार्च 2018 है। वर्ष में 2 बार ये जारी किया जाता है, आप ये देख लीजिए। इसके टोटल 5 पैरामीटर हैं। भुगतान अवसंरचना, मांग पक्ष, आपूर्ति पक्ष, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, भुगतान प्रदर्शन, उपभोक्ता व्यवहार, नियामक ढांचा। ये सब देख लीजिएगा आप। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। इसकी थीम है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। भारत 114 और रफायल खरीदेगा। 96 रफायल विमान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जाएगी। मुख्य परीक्षा में ये एक टॉपिक भी है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का। हालांकि जो विकसित देश हैं आज भी इसको, जब
तकनीक के ट्रांसफर की बात आती है तो आज भी आनाकानी करते हैं। खेलो दिल्ली दिल्ली खेल महाकुंभ शुरू हो गया है छत्रसाल स्टेडियम से। रेखा गुप्ता जी ने इसका उद्घाटन किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 व 2 का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। सेवा तीर्थ में क्या क्या शामिल होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय। इन बिल्डिंग का आप नाम याद रखिएगा, ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य भवन 1 व 2 में क्या क्या शामिल है? फिनेंस है, डिफेंस है, हेल्थ है, परिवार कल्याण व शिक्षा, एजुकेशन है, ये सब शामिल है इसमें। आगे देखते हैं, बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 13वें आम चुनाव में ये जीत गई है। इसके तारिक रहमान बांग्लादेश सरकार की कमान संभालने वाले हैं। 297 निर्वाचन क्षेत्र थे, उसमें 209 सीटें बीएनपी को अकेले मिली हैं। अवामी लीग इसमें हिस्सा नहीं ले रही थी। 212 सीट सहयोगियों को मिलाकर के बीएनपी को हासिल हुई है। ये देखिए उत्तराखंड पीसेस वाले, इसको देखें, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत हिमालय अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मंच भीष्म का उद्घाटन ये देहरादून में किया गया है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह द्वारा, ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। ये एक रणनीतिक थिंक टैंक है वास्तव में, जो भारत सरकार को सामरिक और हिमालय की आंतरिक सुरक्षा और संरक्षा जैसे मसलों पर ये भारत सरकार को थिंक टैंक के रूप में सलाह देगा। तो ये आप देख लीजिए। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसकी मेडल टैली को हम आगे अपडेट करेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए कर्मयोग इन एक्शन राष्ट्रीय मीडिया अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। फेक न्यूज को टैकल करना इसका लक्ष्य है। ये नई दिल्ली में शुरुआत की गई, सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, इसको आप मेंस के लिए आप अपडेट कर सकते हैं। ये मुख्य परीक्षा में आप इसको किसी प्रश्न में अपडेट करेंगे तो आपके यहाँ नंबर बढ़ जाएंगे। देखिए, पीएम द्वारा सेवा तीर्थ से कुछ योजनाओं का शुभारंभ किया गया। उनमें पहली योजना है पीएम राहत योजना। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2026 को किया गया है। हाल ही में जो जिसका भी प्रीलिम्स एग्जाम हो वो स्टेट को याद रखेंगे। क्या है ये? सड़क की किसी भी श्रेणी पर दुर्घटना का शिकार होने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति पीड़ित 1,50,000 तक का नकद उपचार इसमें प्राप्त करने का उनको अधिकार होगा। अगला है लखपति दीदी योजना। ये 15 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी। ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको इस तरीके से लखपति बनाना इसका लक्ष्य है। पहले 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाया जाना था, अब 6 करोड़ को मोदी जी लखपति बनाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल अंत्योदय योजना ये भी चर्चा में रही। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ये संचालित हो रही है। हाँ, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ये लखपति दीदी योजना संचालित हो रही है। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी इसको आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। आगे है कृषि अवसंरचना कोष। भारत सरकार द्वारा फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण हेतु 2 लाख करोड़ की मध्य दीर्घकालिक ऋण सुविधा है। पहले ये 1 लाख करोड़ की थी, अब 2 लाख करोड़ की इसको कर दिया गया है। इसकी अवधि होगी 2020-21 से 2032-33 तक। डायरेक्ट यही अवधि पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। ये ब्याज और सब्सिडी क्रेडिट गारंटी के प्रावधान है, इसको आप देखिएगा। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को 10,000 करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी दी गई है 2.0 के नाम से।
उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम हेतु वेंचर कैपिटल मुहैया कराना। वेंचर कैपिटल यानी उद्यम पूंजी क्या होता है? उद्यम पूंजी ये होता है कि इसमें जो निवेशक होता है, वो किसी स्टार्टअप या उद्यम में तब इन्वेस्ट करता है जब उसको उस स्टार्टअप के ग्रोथ की एक संभावना दिखाई पड़ती है। ठीक है? रिस्क को एसेस करता है वो, और क्या करता है? नवाचार की संभावना देखता है, ग्रोथ करने की कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है, इस आधार पे वो अपना पैसा निवेश करता है और बाद में अपनी हिस्सेदारी और लाभ को वो सुनिश्चित करता है। तो ये रहा 11 से 13 फरवरी तक का करंट अफेयर्स। इसमें ज़्यादा सूचनाएं और घटनाएं थी। आगे हम इसको बहुत संक्षेप में करेंगे। तो लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।